हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बंगाल विजय के बारे में पढ़ा था और हमने बंगाल विजय के दौरान ये भी पढ़ा था कि किस तरह से सिराजुद्दौला को और मीर जाफर को अंग्रेजों ने उनके पद से हटाया और कैसे प्लासी का युद्ध उन्होंने विजय किया था। अब उसके बाद जो टॉपिक बचता है दोस्तों, मीर कासिम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बक्सर का युद्ध। तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बक्सर के युद्ध की क्या क्या पृष्ठभूमि रही है और अंग्रेजों ने क्यों मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया बंगाल का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और इसे नवाब बनाते हैं 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहता है। ये जो है दोस्तों, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य नवाब होता है और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये रही है दोस्तों कि ये अंग्रेजों के दबाव में रह के काम नहीं करना चाहता था। और इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अंग्रेजों के दबाव से मुक्त होने के लिए राजधानी को स्थानांतरित किया। राजधानी पहले राजधानी मुर्शिदाबाद थी और मुर्शिदाबाद से इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से ये स्थानांतरित करके कहाँ लेके जाता है, मुंगेर, जो कि बिहार का एक जिला है। और इसने राजधानी कहाँ स्थापित की, मुंगेर में। क्यों इसने ऐसा किया, ये अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था और उसके दबाव में, उनके दबाव में रह के काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही बंगाल में मुर्शिदाबाद में अपनी जड़ें जमा चुके थे। इस तरह से अंग्रेजों को भी इस चीज की भनक होती है कि ये जो है इनके दबाव में रह के काम नहीं करने वाला था। और अंग्रेजों को क्या चाहिए था, ऐसा नवाब चाहिए था जो इनकी जी हुजूरी करता रहे, उनके दबाव में रह के काम करे और चापलूसी करता रहे। और ये उससे मुक्त हो चुका था और इसीलिए इसने यहाँ पे अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। और फिर इसने क्या किया, हमने दोस्तों पिछले टॉपिक में जब बात किया था तो हमने एक डेट आपको बताया था 1717। इसमें जो है फर्रुखियत ने एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए और वो फरमान क्या था, मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों को व्यापार कर मुक्त व्यापार करने का। अब मीर कासिम जो है इस मैग्ना कार्टा का विरोध करता है और इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से जो स्थान अंग्रेजों को दिए गए थे वो उनसे वापस मांगता है और पूरे बंगाल में जो उनको कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली थी उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये अंग्रेज जो है उसका विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करता है ये कि ये जब देखता है मीर कासिम कि अंग्रेज उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो इसने क्या किया, चुंगी मुक्त कर दिया। यानी कि जो यहाँ के लोकल व्यापारी थे और भी ऐसे व्यापारी जिनको मतलब कर मुक्त व्यापार का अधिकार नहीं था उनको भी कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। इससे क्या होता है, अंग्रेजों को नुकसान होने लगता है क्योंकि अंग्रेज जो है पहले से ही कर मुक्त व्यापार कर रहे थे और कुछ लोगों को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। अब सभी लोग कर मुक्त व्यापार करने लगे, अब कोई चुंगी नहीं देता था। अब अंग्रेजों को इससे बहुत ही हानि होने लगी। अब अंग्रेज इसको अपने पद से हटाना चाह रहे थे और ये इसको अपने पद से हटाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है मीर कासिम के ऊपर दबाव बनाते हैं। अब ऐसी इनकी चालबाजी से मीर कासिम पहले से ही रूबरू था तो इसने क्या किया, अपने सैनिकों को इसने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था गुरगिन खां। गुरगिन खां ये कहाँ का था, आर्मेनिया का था। और ये क्या करता था, ये जो मीर कासिम के सैनिक थे उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करता था। प्रशिक्षित और दोस्तों इसने एक और काम किया था, मुंगेर में ही तोप खाने के निर्माण के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया था।
दोस्तों बहुत गर्मी है दोस्तों, और इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत गर्मी हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसने अपने काम को बखूबी निभाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज जो है इससे अब रुष्ट हो चुके थे और इस पे दबाव बनाने लगे। ऐसी स्थिति में 1763 ईस्वी में इसको इसके पद से हटा देते हैं, और जब इसके पद से इसको हटा देते हैं तो ये क्या करता है, अंग्रेजों से कुछ युद्ध लड़ता है और उसमें पराजित भी होता है। और पराजय के बाद ये भागता है कहाँ पर, मुंगेर से भाग कर जाता है पटना में। और जब पटना में जाता है दोस्त, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हत्याकांड होता है जिसको हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब इस हत्याकांड में क्या होता है दोस्तों, कि कुछ अंग्रेजों को इसने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, और इसकी हत्या करने में साथ कौन देता है, साथ देता है वाल्टर रहेनहार्डर। और ये जो है जर्मनी का था। इसका एक और नाम है, सुमरू के नाम से भी ये जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे कि पटना हत्याकांड कब होता है, तो पटना हत्याकांड जो है ये होता है 1763 ईस्वी में। पटना हत्याकांड की पृष्ठभूमि यहीं पे तय होती है, और इसके लिए उत्तरदायी अंग्रेज किसको मानते हैं, मीर कासिम को मानते हैं। और उसका साथ देने वाला कौन था, वाल्टर रहेन हार्डर। मीर कासिम के कहने पे ही इसने 150 से ज्यादा अंग्रेजों की निर्मम हत्या कर दी थी। अब अंग्रेजों को आप देख रहे हैं दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको अपना आधार बनाया था, ब्लैक होल की घटना को, काल कोठरी की घटना को इन्होंने आधार बनाया था। और इसके बाद जो आप देखेंगे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध के लिए किसको आधार बनाते हैं अंग्रेज, पटना हत्याकांड को। अब जब ये हत्याकांड हो जाता है तो ये मीर कासिम भागकर कहाँ जाता है, मीर कासिम भागकर जाता है अवध के नवाब के पास। और ये भाग के कहाँ जाता है, अवध जाता है। अवध का नवाब कौन रहता है, शुजाउद्दौला। और वहीं पे पहले से ही कौन बैठा रहता है, मुगल सम्राट, जो कि खुद एक भगौड़ा रहता है, कभी दिल्ली की गद्दी पे बैठ नहीं पाता है, उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलता है, और उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। अब देख रहे हैं दोस्तों कि इन लोगों के बीच एक संधि होती है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मीर कासिम। इस तरह से तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया और अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया, और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया। और इसी सिलसिले में अंग्रेज भी अपने अभियान पर निकल पड़ते हैं मीर कासिम को सजा देने के लिए। जब ये अपने रास्ते से होकर आते हैं तो एक स्थान पड़ता है बक्सर। बक्सर एक स्थान पड़ता है बिहार में, और ये जो है कर्मनाशा नदी के किनारे है। यहाँ से अगर सवाल पूछ दे दोस्तों कि बक्सर किस स्थान पे है, तो कर्मनाशा नदी के किनारे है, और ये बिहार और यूपी का बॉर्डर वाला भाग है। और यहीं पर एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम लोग बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं, बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। अब बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। बक्सर युद्ध, ये कब होता है, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध होता है। कहाँ पे होता है, बक्सर में होता है। इसमें कौन कौन शामिल रहते हैं, इसमें रहता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट रहता है, और मीर कासिम। दोस्तों ये तीन एक साथ थे, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। एक सवाल यहाँ से और पूछ सकता है दोस्तों कि जब बक्सर का युद्ध हुआ
तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर रहता है वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट। और अगर पूछे कि उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन रहता है, तो हमने आपको बताया था कि मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाया गया रहता है, क्योंकि मीर कासिम जो है अपदस्थ हो गया था, इसको अंग्रेजों ने हटा दिया था और इसकी जगह पे मीर जाफर को नवाब बनाया था। अब इनके बीच ये युद्ध लड़ा जाता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और इस युद्ध में इन तीनों की सेनाएं, संयुक्त सेनाएं पराजित होती हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। और इस युद्ध ने दोस्तों इस बात पे मुहर लगा दिया कि अब भारत में किसका शासन रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। और इसी युद्ध से इस बात को बल मिलता है कि प्लासी का युद्ध एक धोखा था, जबकि ये युद्ध पूरी तरह से सैनिक युद्ध था और इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के शासक और अंग्रेज शामिल थे, और इसको प्लासी के युद्ध पे पूर्ण विजय माना जाता है। दोस्तों, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध पे मुहर लगा दी थी, और बक्सर का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध साबित होता है अंग्रेजों के हित में। वीए स्मिथ का कथन है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया, और इस बात का निर्णय हो जाता है कि अब भारत पे किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों का। और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, और इनको पराजित करने के बाद इन्होंने कुछ संधियां की। अब उस संधि के बारे में देख लेते हैं। दो संधियां होती हैं दोस्तों, जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के लिए किसको बुलाया जाता है? दोबारा से क्लाइव को बुलाया जाता है। और ये संधि किसके बीच होती है? क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। पहली संधि कब होती है दोस्तों? पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को पहली संधि होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? हेक्टर मुनरो कर रहा होता है, और गवर्नर कौन रहता है? वेंसी टार्ट रहता है। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर युद्ध के तुरंत बाद, तब कौन गवर्नर बन के आया रहता है? दोबारा से गवर्नर बनकर आया रहता है क्लाइव। और ये संधि कौन करता है? क्लाइव करता है। और जब ये 12 अगस्त वाली संधि की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट संधि है। इसमें मुगल बादशाह के साथ संधि की जाती है, और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी जाती है, और इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा होता है। अब जो 1765 की दूसरी संधि है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, सेकेंड संधि, ये संधि होती है दोस्तों 15 अगस्त 1765 ईस्वी को। और ये संधि किसके साथ होती है? शुजाउद्दौला के साथ होती है। और इसमें जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र है, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, ये जो है मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। ये दो संधियां जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और शाह आलम द्वितीय जो है ये पेंशनधारी हो जाता है, और अवध के नवाब पर भी कर थोप दिया जाता है, और अवध के नवाब से 50 लाख रुपए हर्जाना लिया जाता है। 50 लाख हर्जाना। और ये हर्जाना जो है दोस्तों दो किस्त में अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और फिर इसके बाद अंग्रेजों को निजामत का भी कार्य मिल जाता है, जो कि किससे मिलता है? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब से निजामत का भी कार्य, निजामत का कार्य भी ये ले लेते हैं। और उसके बदले में बंगाल के नवाब को कितना पैसा देते हैं? ये 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए देकर ये
बंगाल के नवाब से निजामत का भी कार्य ले लेते हैं। और आप देखेंगे इनके पास दीवानी अधिकार भी हो गया और निजामत का भी अधिकार इनके पास आ जाता है। अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि द्वैध शासन की स्थापना करते हैं। और सवाल आता है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो द्वैध शासन की बात करते हैं। द्वैध शासन की स्थापना कौन करता है? क्लाइव करता है। और ये कहां पर होता है? बंगाल में होता है। क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना किया 1765 ईस्वी में। अब इसके बाद इस द्वैध शासन में क्या होता है दोस्तों? इस द्वैध शासन का अर्थ होता है दो लोगों का शासन, यानी कि दो लोग अब शासन करेंगे। और इसमें क्या था, अंग्रेज इतने चतुर चालाक थे कि इन्होंने सिर्फ क्या किया कि इसमें दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है उत्तरदायित्व और एक होता है अधिकार। अब सोचो दोस्तों, अंग्रेज कितने चालाक थे कि इन्होंने अधिकार तो अपने पास रखा, लेकिन उत्तरदायित्व किसका हो गया? नवाब का। यानी कि इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी, ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार था इनका। यानी कि जो भी होगा, यानी दीवानी का कार्य हो गया, निजामत का कार्य हो गया, वो कौन करता था? ये करते थे, नवाब करते थे, और नवाब के अधिकारी करते थे। और अधिकार किसका रहता था? इस पे पूरा नियंत्रण किसका रहता था? अंग्रेजों का रहता था। कहा जाता है दोस्तों कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच तलाक का संबंध होता है। यानी कि जिसके पास अधिकार रहेगा उसके पास उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, और जिसके पास उत्तरदायित्व रहेगा उसके पास अधिकार नहीं रहेगा। और अंग्रेजों ने यही चीज द्वैध शासन के माध्यम से स्थापित किया। और इन्होंने अधिकार में क्या किया? ये इनका अधिकार था, ये जो है उत्तरदायित्व से इसलिए बच रहे थे दोस्तों क्योंकि अभी भी अंग्रेजों को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और अंग्रेज पूरी तरह से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहते थे। इसलिए इन्होंने उत्तरदायित्व का अधिकार किसको दिया? यहाँ के नवाब को दे दिया। यानी कि ये दीवानी के लिए राजस्व उगाही भी करते थे और कानून व्यवस्था भी देखते थे, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका होता था? अंग्रेजों का होता था। यानी कि कुछ भी अनहोनी होती है या किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो अंग्रेजों का उत्तरदायित्व नहीं रहेगा और उत्तरदायित्व नवाब का रहेगा। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, द्वैध शासन ने पूरे बंगाल में त्राही त्राही मचा दिया, और बंगाल के लोगों को इससे बहुत ही कष्ट होती है। और 1770 में देखेंगे दोस्तों, बंगाल में अकाल भी पड़ता है। इसी द्वैध शासन के अंतर्गत बंगाल में अकाल पड़ता है और लाखों लोग मारे जाते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि 1770 में मतलब अकाल किस समय पड़ा था? तो 1770 में पड़ता है, द्वैध शासन के समय में पड़ता है। और इस समय जो है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है क्लाइव। जब क्लाइव गवर्नर जनरल बनकर आता है, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल आगे वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग। और जब वॉरेन हेस्टिंग आता है दोस्तों, तो ये क्या करता है? सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। यानी कि समाप्त करने का, द्वैध शासन को कौन समाप्त करता है? वॉरेन हेस्टिंग समाप्त करता है। इस तरह से हम देखेंगे हम लोगों ने दोस्तों बंगाल विजय के एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है। और अगर आपसे सवाल पूछता है, कुछ सवाल, एक वन लाइनर सवाल आपको रिपीट करवा देते हैं दोस्तों। द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? क्लाइव ने किया। बक्सर युद्ध के दौरान कौन कौन शामिल थे? तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसके साथ सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेंसी टार्ट था। बक्सर युद्ध के दौरान वेंसी टार्ट जो है गवर्नर था। और अवध बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ये सभी बक्सर युद्ध के दौरान की घटना है दोस्तों। और एक सवाल और पूछ सकता है कि द्वैध शासन के समय में, द्वैध शासन के इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो इलाहाबाद की संधि के समय क्लाइव गवर्नर रहता है, और इलाहाबाद की संधि भी क्लाइव के नियंत्रण में ही
क्लाइव के मौजूदगी में होती है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी गर्मी में भी जो प्रयास हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसका कुछ तो फल मिले हमको दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।